हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे थॉमस हॉब्स और थॉमस हॉब्स में हमने उसके संप्रभुता के सिद्धांतों का वर्णन किया था कि संप्रभुता क्या है, किस रूप में हॉब्स ने संप्रभु को एक शक्तिशाली राजा तो नहीं कह सकते, शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। तो उसकी विशेषताएं हमने कल 9 विशेषताएं उसकी पढ़ ली थी कि संप्रभुता के जो सिद्धांत का प्रामाणिक व्याख्या था हॉब्स बना था, उसकी प्रामाणिकता का क्या क्या मुख्य आधार रहे और उस आधारों पर उसने कौन कौन सी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया था। उसमें 9 विशेषताओं के बाद 10वीं विशेषता थी कि संप्रभु संपत्ति जो है संप्रभु की देन है। इसका अर्थ क्या है कि जो संपत्ति हमारी निजी संपत्ति है वो संप्रभु ने कैसे दी, तो थोड़ा सा इसको समझना है हमें हॉब्स के शब्दों में कि हॉब्स इस बारे में क्या कहता था। हॉब्स का मानना था कि जब संप्रभु राज्य की स्थापना हुई तब संप्रभु ने ही समस्त शासन व्यवस्थाओं को अपने हाथों में एकत्रित कर लिया, अपने हाथों में वो केंद्रीकरण कर लिया। और केंद्रीकरण के पश्चात क्या हुआ कि उसने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जिसकी वजह से सुख शांति की स्थापना हुई। जब सुख और शांति की स्थापना हुई तो लोगों में नए नए विचार उपस्थित होने लगे उनके मन मस्तिष्क में, और वो मन मस्तिष्क के जो नए नए विचार हैं वो व्यापार के लिए उन्हें प्रेरित करने लगे या कुछ ऐसा कार्य जिसकी वजह से कार्य के बदले दाम उन्हें मिलने लगे। इस प्रकार की सोच ने जब जन्म लिया तो ऐसी सोच शांति के वातावरण में मिल सकती है, क्योंकि प्राचीन काल में मनुष्य कैसा था, अराजक स्थिति में रहता था। और ये शांति की स्थिति किसकी वजह से उत्पन्न हुई, संप्रभु की वजह से उत्पन्न हुई है। और संप्रभु की उपस्थिति की वजह से ही निजी संपत्ति का उदय हुआ है, और ये निजी संपत्ति संप्रभु के द्वारा ही हमें प्राप्त हुई है, ऐसा हॉब्स का मानना है। और इसी वजह से वह कहता है कि संपत्ति संप्रभु की देन है। तो कारण क्या बताया उसने कि निजी संपत्ति का जब उदय हुआ तो वो संप्रभु की उत्पत्ति से ही वो संभव हो पाया, अन्यथा मनुष्य केवल अपने आप को सुरक्षित रखने में ही अपना समस्त जीवन लगा देता था, और उसका मुख्य कार्य केवल यही रहता था कि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके या अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। ये जो व्यापार की व्यवस्था थी या धन कमाने की या अपनी कला साहित्य के क्षेत्र में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की जो बात थी वो संप्रभु के अभाव में संभव ही नहीं हो सकती थी। तो यहाँ समाप्त होते हैं थॉमस हॉब्स के द्वारा जो उसने संप्रभुता के सिद्धांत की विशेषताएं बताई, उन विशेषताएं वो अब समाप्त हुई है। तो अगला टॉपिक है हॉब्स द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचनाएं। मैं लगातार आपको हर बार समझा रही हूँ कि आलोचनाओं को भी हमें उतनी ही गंभीरता से पढ़ना है जितनी गंभीरता से हमने सिद्धांत को पढ़ा है, क्योंकि जब सिद्धांत बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, डोमिनेटिंग बन जाते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उसकी आलोचनाएं भी उतनी ही डोमिनेटिंग होती हैं। तो वो आलोचना को हम लोग ध्यान से पढ़ें, क्योंकि एग्जामिनेशन में भी आधे नंबर के होते हैं। आधे नंबर के जैसे 20 नंबर का प्रश्न है तो 10 नंबर के सिद्धांत होंगे और 10 नंबर की उसकी आलोचनाएं हो सकती है। प्रश्नों को कितने भाग में बांटा गया है ये उस पर निर्भर करता है। तो पहली आलोचना है विरोधाभास। विरोधाभास का अर्थ होता है कि दो अलग अलग चीजें उपस्थित होना, एक साथ दो बातें कहना जो आपस में विरोधी है। तो जैसे अभी हमने पढ़ा इसके सिद्धांत को, उसने बहुत सारी विशेषताएं दी और विशेषताओं में उसने बताया
कि संप्रभु सबसे शक्तिशाली होगा और इतनी सारी शक्तियों को उसने शक्तियों से संप्रभु को नवाजा। तो इतनी सारी शक्तियां होने के बाद क्या वो व्यक्ति नहीं है, वो इंसान नहीं है क्या? वो शक्तियों से कहीं ना कहीं डगमगाहट उसके जीवन में आ सकती है, वो उन शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। तो ऐसा डर उसके साथ हो सकता था। तो ये कहीं ना कहीं ये अपने बहुत सारे सिद्धांतों को कॉन्फ्लिक्ट करता है। बहुत सारे सिद्धांतों में इसने कुछ और बात कही है, कुछ सिद्धांत में इसने और बात कही है। तो वो जो असीमित संप्रभुता है या न्याय का सूत्र जो है, ये संप्रभु ऐसी बहुत सारी प्रशासनिक शक्तियों के बारे में या युद्ध या शांति की निर्णायक के बारे में इसने बहुत सारी सिद्धांतों में अपने विरोधाभासों को प्रकट किया है और यही आलोचना का कारण बना है। दूसरी आलोचना है असत्य व अव्यवहारिक। असत्य का मतलब सत्य नहीं है, सत्य के करीब नहीं है, और अव्यवहारिक का अर्थ होना यह है कि वो प्रैक्टिकेबल नहीं है, कि वो समझ में नहीं आता कि ऐसा हो सकता है क्या, संभव है क्या। तो असत्य का अर्थ क्या हुआ कि क्या कोई व्यक्ति इतना अधिक उस जमाने में शक्तिशाली हो सकता था कि उसे सारी बातों का ज्ञान हो। व्यवहार जैसे 3 स्पष्ट भागों में उसने जब व्यवहार को माना कि एक ऐसे कानूनों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, समझौते के आधार पर मनुष्य ने राज्य की उत्पत्ति की और राज्य में कानून की व्यवस्था की स्थापना हुई। तो क्या उस जमाने में मनुष्य इतना ज्ञान को समझ पाया था? क्या वो इतना सभ्य हो चुका था कि वो सारी की सारी बातें एक व्यक्ति को इतनी समझ में आने लगी कि कानून भी हो, सरकार भी हो और व्यक्तियों पर उसको चलाया भी जाए, उसमें न्याय भी हो? क्या ये सारी बातें एक व्यक्ति के द्वारा की जाना संभव है? नहीं। तो यही उसकी असत्यता को प्रमाणित करती है। और यदि माना जाए कि वो ऐसा था कि व्यक्ति इतना अधिक शक्तिशाली था, इतना अधिक न्यायप्रिय था, सब कुछ माना, लेकिन ये व्यवहारिक सिद्धांत नहीं हो सकता, तो क्या दूसरे लोगों में ज्ञान का बिल्कुल अभाव था और उन्होंने उस ज्ञान के अभाव की वजह से अपनी सारी शक्तियां किसी और व्यक्ति को आसानी से सौंप दी? तो ये बिल्कुल अव्यवहारिक सिद्धांत था कि असत्यता के काफी करीब है और व्यवहारिक होना तो मुश्किल नजर आता है कि अन्य व्यक्ति भी इतने बेवकूफ नहीं थे कि वो सारी की सारी शक्तियां किसी एक संप्रभु को सौंप दें। अगली आलोचना की तरफ बढ़ते हैं कि संप्रभु निर्दयी, अनियंत्रित व निरंकुश हो सकता था कि जब सामान्य जन ने अपनी समस्त शक्तियां किसी अन्य व्यक्ति को, जिसे हॉब्स ने संप्रभु कहा है, संप्रभु को सौंप दी, तो शक्ति पाने के बाद क्या वो निर्दयी नहीं हो सकता था? हो सकता था। क्या वो अनियंत्रित नहीं हो सकता था? हो सकता था। क्या वो निरंकुश नहीं हो सकता था? हो सकता था। तो यदि कोई व्यक्ति इतना अधिक निर्दयी, अनियंत्रित व निरंकुश हो सकता था, तो बाकी जो लोग थे, जन सामान्य लोग थे, उनकी बुद्धि घास खाने तो नहीं गई थी, जो किसी व्यक्ति को इतनी अधिक शक्तियां देकर उसे अपने ऊपर वार करने के लिए भी शक्ति प्रदान कर रहे हैं कि अब हमने सब कुछ तुमको दे दिया और अब हम सिर गर्दन नीचे करके बैठ जाते हैं और आपकी मर्जी आए जो करो। क्या ये संभव है? तो ये भी आलोचना का पात्र बना कि यदि मनुष्य वाकई निरंकुश हो जाता ऐसा संप्रभु, तो आज जो जनसंख्या का प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है, जो जनसंख्या वृद्धि हमें दिखाई दे रही है, शायद वो उसी जमाने में खत्म हो चुकी होती और इतना निर्दयी नियंत्रित सिद्धा व्यक्ति कभी भी निरंकुश होकर अपनी शक्तियों की अवमानना को सहन नहीं कर पाता और अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर बैठ सकता था। अगला है व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार समाप्त।
कि हॉब्स ने जब बताया कि समस्त व्यक्तियों ने एक व्यक्ति को अपने सारे अधिकार सौंप दिए, तो क्या इससे लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों का हनन नहीं होता? क्या व्यक्ति के जो स्वयं के अधिकार हैं वो समाप्त नहीं हो जाते? अवश्य हो जाते हैं। इससे लोगों के मन में, मस्तिष्क में एक प्रकार का बहुत हीनता की भावना आ सकती है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास व्यक्तिगत अधिकार है ही नहीं, अब हम कुछ भी करने योग्य नहीं है। तो यहाँ पर भी हॉब्स अपनी उस सिद्धांत को गलत साबित कर देता है और आलोचना का पात्र बनता है। अगली आलोचना की तरफ बढ़ते हैं और वो है संप्रभु की अवज्ञा अन्याय है, कहना गलत। इसका अर्थ है कि संप्रभु भगवान हो गया। यदि हम ईश्वर की अवहेलना करते हैं तो क्या होता है? ईश्वर हमें दंड देता है। ऐसा वर्तमान में भी माना जाता है कि ईश्वर कहीं ना कहीं हमें देख रहा है। यही हमें बचपन से समझाया जाता है कि यदि हम छुप कर भी कहीं कुछ गलत कार्य करते हैं तो वहां भी ईश्वर की दृष्टि हम पर गड़ी हुई है, ईश्वर हमें देख रहा है। तो ऐसे समय में क्या संप्रभु की अवज्ञा करना अन्याय होगा जब स्वयं संप्रभु कुछ गलत कार्य कर बैठे? यदि संप्रभु बहुत निरंकुश बन गया या इतना क्रूर अत्याचारी शासक बन गया और सामान्य जनता के हितों का ध्यान वो नहीं रखता है, तो ऐसे समय में उसकी आज्ञा का पालन करना अन्याय होगा या नहीं होगा? तो ये तो बिल्कुल गलत है। जनता कैसे मान सकती है कि अन्याय भी उसका सहन कर लो, उसकी अवज्ञा चाहे से वो गलत से गलत डिसीजन दे दें फिर भी आपको वो मान्य होगा? तो ये आलोचना बिल्कुल सही है। ये कहना गलत है कि यदि हम संप्रभु की आज्ञा को अवज्ञा करते हैं तो वह सामान्य जनता के लिए अन्याय होगा। तो ये बहुत ही आलोचना का वो इसकी वजह से पात्र बना है। और अगली आलोचना है जो अंतिम आलोचना के रूप में है खतरनाक। खतरनाक का अर्थ ये है कि ऐसे सिद्धांतों को मानना काफी खतरनाक साबित हो सकता है कि यदि राजा या संप्रभु शांति प्रिय है तो वो सभी डिसीजन जो होंगे, उसके सारे निर्णय शांति प्रिय तरीके से ही होंगे। वो प्रत्येक कार्य को पूर्ण जिम्मेदारी से पूर्ण करेगा और अपने समस्त कार्यों को और समस्त जनता को संतुष्ट रखने का प्रयास करेगा। ये एक सामान्य बात है। लेकिन यदि शासक क्रूर, अत्याचारी या शक्तियों को पाकर अनियंत्रित हो जाता है तो फिर किसकी जिम्मेदारी है कि वो सामान्य जनता को उन सब चीजों के प्रभाव से बचाए? नहीं बचा सकते। तो संप्रभु की आज्ञा करना अन्याय है। संप्रभु कुछ भी कर सकता है, उसके पास तमाम शक्तियां हैं। उसने तो निजी संपत्ति तक कह दिया कि निजी संपत्ति भी संप्रभु की देन है। तो यदि वो अपने आप की संपत्ति को उठाकर ले जाए तो वो तो उसकी है, ले जा सकता है। यदि आपके घर परिवार को कोई कष्ट पहुंचाए तो वो भी उसी के हैं, उसे भी वो ले जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता था। तो यहाँ पर हॉब्स ने जो अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए, संप्रभुता का सिद्धांत में काफी वजन था, लेकिन आलोचनाओं में भी पर्याप्त वजन था, जिसकी वजह से हॉब्स के सिद्धांत में बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता थी और उसी आवश्यकता को अधिक से अधिक ठीक करने का प्रयास किया गया।